हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 उद्बोधन से। ठीक है, तो उद्बोधन की बुक आप अपने निकाल सकते हैं। 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आए थे, और आज इस वीडियो में हम बढ़ते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तरफ, जिसमें चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 से ही हमारा सिलेबस स्टार्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। उद्बोधन की बुक आप निकाल सकते हैं, उसमें देखते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। ये देखिए, ये आपका लेसन स्टार्ट हो गया है। तो देखिए बच्चों, उच्चारण क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उच्चारण क्या है, किसे कहते हैं उच्चारण। तो उच्चारण अर्थात प्रोनंसिएशन, जो भी हम प्रोनंस करते हैं, ठीक है, उसमें हम कुछ लोग उसको सही तरीके से करते हैं, कुछ लोग उसको गलत तरीके से करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलते समय जो हम गलतियां करते हैं उनको शुद्ध करने के लिए इस लेसन में जो दिया गया है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम गलत बोलते हैं बच्चों तो गलत ही लिखते हैं। ठीक है, और गलत लिखते हैं तो हमारे मार्क्स भी कटते हैं और वो दूसरे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, दूसरा उसको सही तरीके से नहीं समझ सकता। तो देखिए यहाँ दिया गया है उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें दिया गया है देखिए कि लिखते समय हम कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं। वही मैंने आपको जो बताया कि जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, और जो हम लिखते हैं वही हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमने बोला वो हमने लिखा। ठीक, अब हमने जो लिखा वही दूसरे ने उसको पढ़ा, तो वो गलतियाँ होंगी ही निश्चित रूप से। तो लिखते समय हम कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने में तो शुद्ध हैं, परंतु उन्हें लिखते समय हम कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं, अर्थात हमारी जो स्पेलिंग्स हैं वो सही नहीं होती। ठीक है, जब हम लिखते हैं तो हमारी स्पेलिंग सही नहीं होती। बोलते कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बोलते तो सही हैं लेकिन लिखते गलत हैं, और जब हम लिखेंगे गलत तो दूसरे को वो समझ में नहीं आएगा सही से। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें लिखने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, अर्थात स्पेलिंग्स, क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी कमी यही होती है बच्चों। आप लर्न कर लेते हैं लेकिन जब आप लिखते हैं एग्ज़ाम्स में तो बहुत सारी मिस्टेक्स आप करते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। मात्रा संबंधी गलतियाँ आप बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों, जो भी आप याद करते हैं उसको आप लिख कर देखें। ठीक है, लिख कर आप देखेंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप लिख कर देखेंगे, जो भी आपकी गलती होगी आप उसको उससे मैच करेंगे। मैच करने के बाद उस गलती को आप, जो भी आपकी निकलती है गलती, उसको आप कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ अशुद्ध व कुछ शुद्ध व कुछ अशुद्ध शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और याद करो। अर्थात ये देखिए टेबल दी गई है, यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, एक तरफ अशुद्ध का कॉलम है और एक तरफ शुद्ध का कॉलम है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं इसमें कि कुछ शब्द शुद्ध हैं, कुछ शब्द अशुद्ध हैं, और जो अशुद्ध शब्द हैं हम कभी कभी उनको हमें पढ़कर ऐसा लगता है कि हम सही लिख रहे हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग सही नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं अशुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द। तो बच्चों इसमें आपकी बहुत सारी जो है टेबल दी गई है, इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, ये हम पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, सेकंड पेज पर हम wait a minute students, for 1 minute only. Okay, yes, now next पेज देखिए। उसमें यहाँ हमने इस पेज पर हमने कुछ ही शब्द देखे हैं, और नेक्स्ट पेज पर हमारे आगे के इसमें शब्द हैं जो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट पेज से है संस्करण। तो संस्कृत अशुद्ध देखिए कैसे लिखा हुआ है इसमें, और शुद्ध शब्द कैसे लिखा हुआ है, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, नीचे आता है रुपया। रुपया आप देख लीजिए इसमें कैसे लिखा है, अशुद्ध वाले कॉलम में और शुद्ध कॉलम में कैसे लिखा है, क्योंकि अक्षर जो है लोग लिखते हैं तो उस पर शुद्ध रूप से जो है छोटे ऊ की मात्रा होती है, लेकिन लोग उस पर बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं। तो बच्चों ये काम आप खुद भी इसको टेबल को पढ़कर देख सकते हैं सारे शब्दों को, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो आएंगे वर्तनी शोधन के लिए, अर्थात शुद्ध करके लिखने के लिए आएंगे, तो वो लेसन के अंदर से भी आ सकते हैं। तो ये आपको खुद से पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब।
देखिए यहाँ भी कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं। ये नेक्स्ट पेज है हमारा, पेज नंबर 19 है, इसमें शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो हमारा पेज नंबर 19 शो हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये टेबल एकलौता, एकलौता नहीं होता है बच्चों, सही शब्द होता है इकलौता। दूसरा है बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़ा सही शब्द होता है। ठीक है, जोग्य, जोग्य नहीं योग्य। आकांक्षा, आकांक्षा। प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। हिंदू, हिंदू। दीवार, दीवार नहीं होता है, दीवार होता है, बड़ी ई की मात्रा दीवार पर लगी होती है। रूप में छोटे ऊ की मात्रा जो है वो अशुद्ध होता है, जबकि बड़े ऊ की मात्रा रूप में लगाई जाती है। इस तरह से सारे शब्दों का आप अध्ययन करेंगे, इन शब्दों को पढ़ेंगे अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा कि सही और गलत स्पेलिंग में कितना अंतर होता है। ठीक है, माइनर सी मिस्टेक होती है, पता नहीं चलता देखने में, लेकिन उसको जब हम उच्चारण करते हैं तो वो गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए, ये इसकी एक्सरसाइज है बच्चों। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, दिवाली कैसे लिखा हुआ है इसमें देखिए, और सही शब्द में दिवाली कैसे लिखा जाएगा ये इसमें एक्सरसाइज में दिया गया है। पत्नी, पत्नी बड़ी की मात्रा लगती है इसमें। कृपालु, कृपालु में छोटे ऊ की मात्रा आती है बच्चों। कालिदास, कालिदास में छोटी ई की मात्रा लगेगी ला पर। बारात, बारात, बारात। बालकाल, बाल्यकाल। हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप। दावात, दावत। ठीक है, तो ये हमारे सही उच्चारण हमने सही वर्तनी शोधन करके हमने इसको लिखा। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग, सही स्पेलिंग हमने लिखी। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह नहीं है बच्चों, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज ही है इसमें, तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5 चैप्टर हमारा सिलेबस में नहीं है, हाफ ईयरली के सिलेबस में हमारा 5 चैप्टर नहीं आ रहा है। 4 चैप्टर के बाद हमारा 6 चैप्टर आ रहा है, तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 हमारा थोड़ा लेंथी है बच्चों, क्योंकि चैप्टर मतलब इसमें जो शब्द निर्माण दिए गए हैं उसके जो तरीके हैं वो थोड़ा कई प्रकार हैं इसको शब्दों को निर्माण करने के लिए, तो इसलिए चैप्टर सभी का एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। हम पढ़ते हैं इसको। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है। इस वीडियो में मैंने आपको 6 चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स शायद नहीं दिए हैं, और चलिए देखते हैं आगे है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर शब्द निर्माण। शब्द निर्माण क्या है बच्चों, देखिए शब्द निर्माण शब्दों, नए शब्दों का निर्माण करना। ठीक है, उनको कैसे हम नए शब्दों को बनाते हैं। एक मूल शब्द अगर हमारे पास है तो हम किस तरीके से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, शब्द निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। पहला होता है उपसर्ग लगाकर, दूसरा होता है प्रत्यय लगाकर, और तीसरा होता है समास के द्वारा। तो उपसर्ग और प्रत्यय ये आप बचपन से मीन्स मेरे कहने का मतलब है 1st 2nd क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश का मतलब होता है छोटा सा शब्द। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्दों के प्रारंभ में लगकर नया शब्द बनाते हैं, यानी कि उनके शुरू में लगकर, मूल शब्द के शुरू में लगकर नया शब्द बनाते हैं। जैसे अप, आ, अनु, ये हमारे क्या हैं, उपसर्ग। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए उपसर्गों के योग से बनने वाले शब्द लिखिए। देखिए इसमें ये आप देखेंगे यहाँ कि आ प्लस धर्म, ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। आ है, प्रा है, फिर ये हमारा मूल शब्द है धर्म, इसको हमने यहाँ बना दिया अधर्म। आ को जोड़ करके हमने धर्म में बनाया तो अधर्म हो गया। ठीक है, प्रा को जोड़ करके हमने दान में बनाया तो हमारा प्रदान हो गया। ठीक, ये हमारे उपसर्ग हैं, शब्दांश जो हैं, और ये हमारे मूल शब्द हैं। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। ऐसे ही इधर ये हमारे उपसर्ग हो गए और ये हमारे हो गए मूल शब्द। तो डर हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा नी, हमारा हो गया निडर। ऐसे ही ईमान, ईमान हमारे पास मूल शब्द है, हमने इसमें जोड़ा बे, तो ये हो गया बेईमान। ठीक है, तो ये आप इसको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। अर्थात प्रॉपर एक डेफिनेशन में हम कहेंगे तो देखिए यहाँ लिखी हुई है, इसको पढ़ेंगे हम। वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात वे शब्द जिसके प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, अर्थात नया शब्द बना दें। नया शब्द बन जाएगा बच्चों, देखो
धर्म है एक शब्द, अगर हमने उसको आ जोड़ दिया उसमें तो अधर्म हो गया, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो गया उसका। न्यू शब्द हमारे पास, न्यू वर्ड हमें मिला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उपसर्ग, यानी कि वो शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्ग अधिकतर संस्कृत से आए हैं और कुछ उपसर्ग अरबी फारसी के हैं, यानी कि कुछ संस्कृत भाषा के हैं और कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर, सॉरी। ये देखिए यहाँ संस्कृत के उपसर्ग आप देख सकते हैं, संस्कृत के उपसर्ग यहाँ दिए गए हैं। नीचे हम देखेंगे उपसर्ग हैं ये इधर, इनका अर्थ है और यहाँ इनका एक शब्द बनाया गया है, ठीक है। आ हमारा उपसर्ग है, अर्थ है इसका आ का तक या पूर्ण, आगमन आचरण, यानी कि गमन हमारा मूल शब्द है, आ इसमें हमने जोड़ दिया तो आगमन हो गया, ठीक है। आजन्म, ठीक है, आचरण, आजन्म। अनु हमारा उपसर्ग है, पीछे, अनु का अर्थ है पीछे या समान, इसमें करण यानी कि अनुकरण, अनुरूप, रूप यानी कि अनुरूप, ये हमारा इसका अर्थ हो गया और ये हमारे इसके नए शब्द हो गए, ठीक है। तो ये टेबल दी गई है, ये भी टेबल है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं और इनको शब्दों को आप देख सकते हैं। जैसे दुर है, दुर मीन्स बुरा या कठिन, दुर्जन, जन मीन्स मनुष्य, दुर मीन्स बुरा यानी कि बुरा मनुष्य। देखिए पूरा अर्थ इसमें चेंज हो गया, ये मैं बता रही हूँ आपको। दुर्गुण, गुण मीन्स अच्छे गुण और दुर उसमें लग गया तो अवगुण हो गए वो, यानी कि बुरे वाले गुण हो गए, बुरे गुण जो होते हैं, गुण तो बुरे होते नहीं तो अवगुण हो गए वो, समझ लीजिए, ठीक है। दुर्गम, ठीक है, अगम, और इसमें दुर लग गया तो ये दुर्गम हो गया, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, ये संस्कृत शब्दों का उपसर्ग के रूप में प्रयोग, यानी कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनका उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। अंतर प्लस, ये देखिए यहाँ अंतर, और अंतर का मतलब होता है अंदर, अंतरराष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय, और अंतरराष्ट्रीय यानी कि सभी राष्ट्र, ठीक है। आत्मा, अंतरात्मा यानी कि अपनी अंदर की आत्मा, ठीक। ऐसे ये शब्द दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं खुद। इसमें मैं इसको इसमें नहीं कराऊंगी क्योंकि ये पढ़ने की चीज़ है, आपको समझने की चीज़ है। मैंने आपको समझा दिया है कि ये हमारे उपसर्ग हैं और ये हमारे इनका अर्थ है और ये इसमें मूल शब्द में जोड़कर हमारे नए शब्दों का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब हमारे यहाँ आते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग देखिए, दू, यहाँ ये उपसर्ग है हमारा दू, ये हमारा इसका अर्थ हो गया यानी कि दो, और ये हमारे इसके नए शब्दों का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए उपसर्ग और नए शब्दों का निर्माण, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, अरबी फारसी के उपसर्ग। अभी हमने हिंदी के और संस्कृत के उपसर्ग पढ़ा, अब हमारे अरबी फारसी के उपसर्ग आ जाते हैं बच्चों। देखिए, ये देखिए कैसे हैं यहाँ दिए गए, यहाँ ये हमारा इसका अर्थ शब्द दिया गया है और ये हमारा इसका अर्थ दिया गया है, और ये इसमें जो है इसका अन्य शब्द यानी कि इससे निर्मित अन्य शब्द, खुश, खुश मीन्स अच्छा, और इससे खुशबू, खुशकिस्मत, खुश दिल, यानी कि इससे ये अन्य शब्द बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे उपसर्ग नए शब्दों का निर्माण है। ऐसे ये शब्द दिए गए हैं, ये इनके अर्थ हैं और ये हमारे इनके नए नवनिर्मित शब्द हैं। अब हमारा आता है प्रत्यय। देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है। प्रत्यय, अभी आपने पढ़ा उपसर्ग में कि वो शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगता है, ठीक है। अब प्रत्यय में क्या है, ये बिल्कुल उसका उल्टा है, ये वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक, जो शब्द के अंत में लगकर, ये देखिए यहाँ दिया गया है, वो प्रारंभ में था और ये अंत में लगकर, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, चेंजेस ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे पी प्लस आस, ठीक है, पीना हमारा मूल शब्द हो गया, ये देखिए पीना हमारा मूल शब्द है और आस हमारा प्रत्यय है, तो हमारा नया शब्द बना प्यास। मन हमारा इसमें देखिए ये हो गया मूल शब्द और ना मीन्स हो गया प्रत्यय हमारा, तो मनन मीन्स ये हमारा बन गया नया। मनन मीन्स चिंतन करना, ध्यान करना, किसी चीज़ पर सोचना, गहराई से सोचना, ठीक है। अब ये हमारा मूल शब्द है सूख, अब हमने इसमें आ प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो गया सूखा, ठीक। अब आपकी मैं समझती हूँ पूरा समझ में आपको आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
यहाँ देखिए प्रत्यय के दो भेद होते हैं बच्चों, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो प्रत्यय धातुओं में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। समझ में आ गई? जैसे ये यहाँ दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं धातु। तो क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु होता है। तो उन धातुओं के अंत में लगकर जो शब्द संज्ञा और विशेषण बनते हैं, विशेषण और संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे हमारी ये धातु है पट, ठीक है, हमारी धातु क्या है? पट, यानी कि क्रिया का हमारा मूल रूप है पट धातु, ठीक है। अब हमने इसमें आ प्रत्यय लगा दिया तो ये हमारा पूरा शब्द बन गया ये देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ हलंत लगा है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ हलंत लगा हुआ है, इसमें आ हमने जोड़ दिया तो ये पट पूरा शब्द हमारा बन गया। आ प्रत्यय जोड़ना है, आप ये देख सकते हैं, तो ये हमारे क्या बने? पट बना, भय बना, जय बना, ये इस तरीके से हमारे पूरे शब्द बन गए। ऐसे ही यहाँ देख लीजिए, ई प्रत्यय जोड़ना है और ये हमारा है इनसे बनने वाले शब्द, ठीक। तो अब ये देखिए, यहाँ ये शब्द है हमारा रुच, रुच में ई जोड़ दिया हमने तो ये बन गया रुचि। मूल शब्द होता है हमारा क्रश, यहाँ इसको देख सकते हैं आप, क्रश, क्रश में ई जोड़ा, कृषि हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय हैं ये जो कृत प्रत्यय हैं, ठीक। इसमें भी ये कई प्रकार के होते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने वाले, आगे हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्रिया से कृतवाचक संज्ञाएं विशेषण बनाने वाले ये क्रियाओं से दिए गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए, क्रिया से बनने वाले ये हमारे धातु है और ये हमारे प्रत्यय हैं। इधर प्रत्यय को जोड़ दिया गया है प प्लस अन, तो ये हमारा हो गया है पावन, यानी कि कृतवाच्य संज्ञाएं हैं ये हमारी, और ये विशेषण हमारे बन गए हैं, ठीक है, संज्ञाएं या विशेषण बन गए हैं, ये हमारे प्रत्यय हैं, इनको जोड़ो, ठीक। ये आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए, कर्ण, ये कई तरह के होते हैं, इसमें हम पढ़ सकते हैं इसको, प्रत्यय को। करणवाचक प्रत्यय, अभी आपने पढ़ा क्रिया से कृतवाच्य संज्ञाएं विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। अब हमारे आते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक देखिए कैसे, करण प्रत्यय करणवाचक शब्द, और ये हैं हमारे धातु और प्रत्यय। धातु में ही लगना है प्रत्यय, ये बात ध्यान रखना बच्चों, धातु में ही प्रत्यय लगना है। तो हमारा जो ये धातु है ये है चिंत, इसमें हमने आ प्रत्यय लगा दिया तो चिंता हो गया, ये देखिए यहाँ बन गया, ठीक है। सच में अना हमने प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? सूचना। सूच में हमने अना प्रत्यय जोड़ा, सूच प्लस ना, अना, तो सूचना हो गया, ठीक। इस तरह से ही क्रिया का कर्म बनाने वाले, ये क्रिया से कर्म बनाने वाले प्रत्यय हैं, इधर देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्रिया के योग्य बनाने वाले प्रत्यय। क्रिया के योग्य देख लीजिए, यहाँ प्रत्यय दिए गए हैं और क्रिया के योग्य बने शब्द दिए गए हैं, फिर धातु और प्रत्यय दिए गए हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहे इधर, ये गा हमारी धातु है, या हमारा प्रत्यय है, ठीक है। तो या से गा में हमने या जोड़ा तो क्या हो गया हमारा? गाय हो गया, गा में या प्रत्यय जोड़ा तो। फिर हमारा गोप है, अनीय हो गया, गोप में अनीय जोड़ा तो हमारा गोपनीय हो गया, ये देख लीजिए ये बन गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं नीचे वाले पे, तद्धित प्रत्यय। ये हमने पढ़ा प्रत्यय का एक काइंड कृत प्रत्यय। अब हमारा शुरू होता है दूसरी प्रकार प्रत्यय की, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? देखिए, ये रहा तद्धित प्रत्यय, वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे लगकर, यहाँ आप देख सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। यानी कि इन तीनों शब्दों से कुछ और नए शब्द बनाए जाते हैं, तो वहाँ तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहला है संज्ञा से कृतवाच्य संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय, यानी कि संज्ञा से, ठीक है, संज्ञा शब्दों से, ठीक। संज्ञा शब्द हमारा है बच्चा, लड़का, ठीक। अब हमने इसमें प्रत्यय लगाया पन, तो बन गया बचपन। समझ में आ गई आपको बात? ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन गई। लड़का में लगाया लड़कपन, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। अब हम इसको अगले पेज पर आते हैं। ये देखिए, भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय।
ये भाववाचक संज्ञाएं पीछे भी आपने वही देखा। अब देखिए ये बुरा शब्द है हमारा, बुरा, सॉरी, यहाँ देखिए ये हमारा शब्द है बुरा, इसमें हमने आई प्रत्यय लगाया तो हमारा बुरा में आई प्रत्यय लगकर बना बुराई। ऐसे ही इसमें शब्द है हमारा गरीब, ठीक, मूल शब्द है गरीब, इसमें हमने बड़ी ई लगा दिया तो गरीबी बन गया। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले हैं ये भी प्रत्यय, ठीक है। अब आता है संज्ञा से विशेषण बनाने वाले। यहाँ देखिए संज्ञा से विशेषण बनाने वाले, इसमें क्या है हमारा, अब हम इसको पढ़ेंगे। देखिए कि मूल प्रत्यय है हमारा वान और मूल शब्द है गति, गति में हमने वान लगाया, गतिवान हो गया। इधर देखिए नवनिर्मित विशेषण शब्द है ये, अभी आपने पढ़ा है यहाँ भाववाचक संज्ञाएं, यहाँ आप पढ़ेंगे विशेषण शब्द। तो कैसे, गति में हमने लगाया वान तो गतिवान हो गया, ठीक। ऊन में हमने लगाया बड़ी ई तो ऊनी हो गया। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। ये हमारे प्रत्यय हैं सारे, ये मूल शब्द हैं और इनको जोड़ करके जो नए शब्द बने वो ये हैं, ठीक है। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऐसे ही स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय हैं, क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं, विशेषण से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं। फिर है आगत प्रत्यय जो यानी कि दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। उसके बाद आता है अगर प्रत्यय वे हैं जो विदेशी भाषाओं से, मैंने आपको बता ही दिया अभी कि विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं ये, यानी कि अरबी से, फारसी से, ठीक है, तुर्की से। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो दूसरी भाषाओं के हैं, तो उनसे बनने वाले प्रत्यय, उनसे बनने वाले शब्द होते हैं ये, ठीक है, विदेशी भाषाओं के प्रत्ययों से। तो ये हमारा प्रत्ययों से हमने पढ़ा निर्माण शब्दों का, और उपसर्ग से पढ़ा हमने शब्दों का निर्माण। अब हम आते हैं समास से। समास से शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, देखिए ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि समास शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया होती है। समास में अनेक पदों का मेल किया जाता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। देखिए मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊंगी कि समास क्या है। दो पदों का मेल, ठीक है, दो पदों का मेल जिनका आपस में पारस्परिक संबंध हो। दो पद यानी कि शब्द, दो शब्दों का आपस में संबंध, पारस्परिक मेल हो जिनका, वो समास कहलाता है। अब हम शब्द क्यों नहीं कहते, क्योंकि जब दोनों शब्दों को एक साथ प्रयोग में ले आए हम तो वो पद बन गए, ठीक है। अलग अलग हम प्रयोग करेंगे तो शब्द हो जाएंगे वो। तो दो ऐसे शब्द, शब्द नहीं कहेंगे अब हम कहेंगे पद, दो ऐसे पद जिनका आपस में संबंध हो या उनको जोड़कर नया शब्द बनाया जाए वो समास कहलाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसमें कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ। भाई और बहन, ठीक है, ये आप देखिए भाई बहन, ये यहाँ बीच में आप ये देख रहे हैं कि ये योजक शब्द दिया गया है, ठीक है। भाई बहन, भाई बहन के बीच में योजक शब्द दिया गया है। तो जब हम इसको विग्रह करेंगे समास को, ये हमारा समास है, समस्त पद है इसका। इसमें समास में चार बातें हमें याद रखने की होती हैं। एक समास में एक पूर्व, दो पद मैंने आपको बताया ना, कम से कम इसमें दो पद होते हैं, तो एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद। पहला शब्द जो है वो पूर्व पद, दूसरा शब्द जो है वो उत्तर पद, ठीक है। अब जब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे वो होगा समास विग्रह, समास विग्रह। और जब हम इसको एक जगह करके लिखेंगे वो होगा समस्त पद, वो होगा समस्त पद। और अलग करके लिखेंगे तो समास विग्रह। और दो इसमें होंगे, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ भाई बहन के बीच में यहाँ एक योजक शब्द दिया गया है। और जब हम इसको अलग करके लिखेंगे तो हम इसमें और, तथा, एवं इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाई और बहन, ठीक। ये आपका हो गया। योजक शब्द हट जाएगा जब हम इसको विग्रह कर देंगे, तो ये जो योजक शब्द दिया गया है ये हट जाएगा, भाई और बहन आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अर्थात प्रधान है मंत्री जो, प्रधान है मंत्री जो, वो प्रधानमंत्री हो गया। तो इसको हम अलग करके लिखेंगे विग्रह करके तो प्रधान है मंत्री जो आ जाएगा, ठीक। इसकी भी काइंड्स होती हैं। अब हम पढ़ते हैं इसको नीचे, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं। अतः समास द्वारा, समास अनेक पदों से मिलकर एक बना नया शब्द होता है। मीन्स समास द्वारा अनेक पदों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है, जो मैंने आपको शुरू में ही समझाया। इस प्रकार समास प्रक्रिया से बने हुए शब्दों को समास कहते हैं, ठीक है।
ये हमारी सभी की समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ आता है समास को शब्दों को समस्त पद भी कहा जाता है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाई थी बात कि समास को जो है वो समस्त पद भी कहते हैं जब दोनों को एक जगह मिलाकर लिखते हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग करके लिखते हैं तो वो समास विग्रह है। देख लीजिए यहाँ दिया गया है ये कि समासिक पदों को अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें जो पद होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ये मैंने आपको पीछे भी समझाया था। सपोज दो हैं इसमें, नगरवास है ये शब्द, नगरवास, तो इसमें दो शब्द हैं, एक नगर एक वास। तो ये हमारा नगर जो है वो पूर्व पद है और ये हमारा उत्तर पद है। समझ में आ गई बात। और हमने इसको विग्रह करके लिखा तो नगर में वास हो गया, नगर में वास। ये हमारे दो पद हो गए, इधर नगर में वास हो गया। ठीक, अब हम आते हैं समास के भेद। समास के बच्चों समास के निम्नलिखित भेद होते हैं, 4 भेद इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद भी होते हैं, उसके सहित 6 हो जाते हैं ये। वैसे समास के 4 भेद होते हैं, हम पढ़ते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है बच्चों? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है वो अव्यय होता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता, तथा समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। यानी कि जो पूरा पद मिला करके है वो क्रिया विशेषण का काम करता है, और पूर्व पद जो है वो अव्यय होता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता। देख लीजिए जैसे यहाँ पर है आमरण, ठीक है, ये है हमारा आमरण। तो आमरण को आप देख सकते हैं, ये हमारा पूर्व पद है आ प्लस मरण, आ प्लस मरण, और ये हमारा उत्तर पद है। तो इसमें हमने समास विग्रह इसको करा तो इसका मतलब हो गया मरने तक, मरने तक। आजीवन आ पूर्व पद और जीवन उत्तर पद, तो इसका मतलब हो गया जीवन पर्यंत, यानी कि पूरे जीवन, जीवन भर, ठीक है। आ हमारा अव्यय है, चेंज नहीं होगा। पूर्व पद अव्यय होता है, इसमें चेंज नहीं होता है कुछ भी, ठीक। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास का उत्तर पद दूसरा यानी कि दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। इसमें पहला पद प्रधान था, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और जब समासिक पद बनाया जाता है तो शब्दों के मध्य कारकीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के मध्य यानी कि समस्त पद जब एक जगह मिलाकर इनको एक शब्द बनाया जाता है तो कारकीय चिन्हों का, यानी कि कारक के 8 भेद होते हैं, जिनके कुछ चिन्ह होते हैं, विभक्ति, कारक विभक्ति जिसे हम कहते हैं, उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो समस्त पद जब हम बनाते हैं तो कारकीय चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कि वो छुप जाते हैं। और जब हम उसको विग्रह करके लिखते हैं तो हम उसमें कारकीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये आप देख लीजिए यहाँ दिया गया है। जैसे यश को प्राप्त, एक शब्द है यश प्राप्त, तो ये हमारा हो गया समस्त पद, तो इसमें को का लोप हो गया, और अगर हमने विग्रह करके लिखा तो को का हमने प्रयोग किया, यानी कि यश को प्राप्त, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए ये कर्म तत्पुरुष है, इसमें कर्म कारक के जो चिन्ह हैं उनको प्रयोग किया जाता है। को कर्म कारक का चिन्ह है को, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए को का प्रयोग किया गया है। ये को, ये सारे को का प्रयोग है यहाँ पर। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, देशगत, देश को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यानी कि जब विग्रह करके लिखा तो को का हमने यूज़ किया, और जब हमने समस्त पद लिखा तो को का हमारा इसका लोप हो गया, ये हम प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है करण, करण का चिन्ह है से, तो ये देखिए विग्रह करके लिखा तो से हमने हमारा आ गया, और समस्त पद है तो हमारा यहाँ से का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से संप्रदान है, इसी तरह से अपादान है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ऐसे ही देखिए अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, ये सब देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि कारक चिन्हों का ही प्रयोग है ये, ठीक है। संबंध, अधिकरण, ये सारे कारक चिन्हों का ही यहाँ प्रयोग किया गया है। ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ, और ये देख लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट काइंड पर। इसकी अगला प्रकार क्या है देखिए। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु समास, ये देखिए कर्मधारय और द्विगु समास, इसके 2 उपभेद होते हैं। उपभेद यानी कि 2 प्रकार होते हैं कर्मधारय समास के, तत्पुरुष समास के, सॉरी, ठीक है, कर्मधारय और द्विगु समास। अब कर्मधारय में क्या है? जिस समास पद का पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य, यानी कि इसमें ये जो हम देख रहे हैं आप समस्त पद है, तो पहला पद जो है वो क्या होता है? विशेषण, और दूसरा शब्द होता है विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताता है, और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। महाराजा, यानी कि महा का मतलब है महान, राजा का मतलब है राजा,
तो ये हमारा विशेष्य हो गया राजा, राजा हमारा क्या हो गया विशेष्य, और महान हो गया हमारा विशेषण। तो यानी कि विशेषण और विशेष्य होते हैं इसमें, पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद उत्तर पद जो है वो विशेष्य होता है, ये आप इसमें देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, दूसरा है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास पढ़ते हैं। देखिए द्विगु समास क्या होता है, जिस समासिक पद में पहले पद जो है वो संख्यावाची होता है, पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। जैसे सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, तो 7 दिन हो गए सप्ताह यानी कि 7 दिन। नवरात्रि, नव मीन्स 9, 9 रात्रियों का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। ठीक है, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। तो ये पहला पद जो है इसमें संख्यावाची होता है। तो ये बहुत आसान होता है पहचानना, यानी कि इसमें पहला पद जो है हमारा वो संख्यावाची हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है बच्चों, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और जो इसमें अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके नया अर्थ इसमें निकाला जाता है, इसका नया अर्थ आता है। ठीक, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात वो शिव है। ये अर्थ नहीं निकला इसका नीला है कंठ जिसका, इसका एक विशेष अर्थ निकला शिव। पंचवटी, 5 वृक्ष का समूह, तो ये हो गया हमारा 5 वृक्षों का समूह। फिर आता है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु, तो ये एक विशेष अर्थ निकला। पंचवटी हमारा द्विगु समास में भी प्रयोग हो सकता है, 5 आ रहा है इसमें। ठीक है, ये 5 आ रहा है और इसमें भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अब हमारा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है बच्चों, जिस समास पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद समान महत्व रखते हैं इसमें, वो द्वंद्व समास होता है। जैसे अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल बताया था आपको भाई बहन का, भाई बहन यानी कि भाई और बहन। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये हमारे योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, योजक चिन्ह यानी कि जो ये छोटा सा चिन्ह होता है, ये योजक चिन्ह लगाए गए हैं इसमें। और जब हमने समास विग्रह किया तो और, या, तथा, एवं इन शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए बीच में हमने प्रयोग किया है इनका समास विग्रह करते समय। और जब समस्त पद लिखेंगे तो डैश लग जाएगा ये छोटा सा, यानी कि योजक चिन्ह, दोनों को जोड़ने वाला। योजक का मतलब होता है दोनों शब्दों को जोड़ने वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया योजक चिन्ह लगा करके नया शब्द हमारा बन गया, और विग्रह करने पर इस योजक चिन्ह का लोप हो जाएगा और उसमें और, तथा, एवं इन शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है बच्चों। ये मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, इसको आप पढ़ेंगे ज़रूर एक बार। ठीक है, इसके साथ ही ये चैप्टर मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दूँगी। देखिए इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स, और एक हमारे उसमें आमोदनी में भी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं बच्चों, लेसन 6 के क्वेश्चन आंसर्स, वो भी मैं आपको उसी में दूँगी। एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स दूँगी बच्चों मैं आपको। ठीक है, आप देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।